गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आ जाइए, अपने कंजंक्शन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपन ने मेनली क्या पढ़ा था? को रिलेटिव कंजंक्शन ही मेनली अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद एक छोटा सा अपन ने रूल देखा था, एज के साथ सो नहीं आता, एज के साथ देयरफॉर नहीं आता। अच्छा, जब व्हेन, वाई, वेयर ये सब कंजंक्शन बन सकती हो तो इनके साथ दैट को अवॉइड करें। वो सब बातें अपन ने देखी थी, ठीक है। आज अपन थोड़ा सा उसी को आगे, मतलब अपने कंजंक्शन चैप्टर को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो तीन सेंटेंसेस हैं इनके थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे कि टिल, अनटिल और अनलेस के बीच में क्या डिफरेंस है। टिल, अनटिल और अनलेस के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक बार ऊपर मीनिंग दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा है, सेंटेंसेस भी दिख रहे हैं। एक ट्राई आप कर लो, फिर मैं कराता हूँ। खुद कर लोगे देखो उसका मजा अलग ही होता है कि यार मैंने सर के पढ़ाए बिना पहले ही खुद ही जान लिया, है ना। तो पहले एक ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूँ। चलो जी, आ जाओ। टिल का मतलब होता है जब तक। अनटिल और अनलेस, मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने बात सुनी रखी होगी। अनटिल और अनलेस के अंदर नॉट अंडरस्टूड होता है। अनटिल और अनलेस के अंदर नॉट ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, ठीक है। इनके साथ नॉट नहीं लगाते, एक बार इस टाइप का भी एरर आ जाता है। वैसा भी एक मैं लिख दूंगा, वैसा भी एक मैं लिख दूंगा, ठीक है। देखो जरा, और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, ठीक है। अब टिल वाला तो आपको सीधा ही समझ में आ रहा होगा। अनटिल और अनलेस के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी आओ सेंटेंस से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्लीज डोंट प्ले म्यूजिक टिल आई एम स्टडिंग हेयर कि अनटिल आई एम स्टडिंग हेयर। ऊंची आवाज में म्यूजिक मत बजाओ, ऊंची आवाज में म्यूजिक मत बताओ बजाओ जब तक मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। अनटिल लगा दोगे तो उसमें तो नॉट अंडरस्टूड हो जाएगा। तो मतलब पता क्या हो जाएगा? ऊंची आवाज में गाने मत बजाओ यार जब तक मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। जैसे ही पढ़ना शुरू कर देना, जैसे ही पढ़ना शुरू कर दूं, कर देना दमादम। कहना क्या था? ऊंची आवाज में गाने मत बजाओ जब तक मैं पढ़ रहा हूँ। जितनी देर में पढ़ रहा हूँ ना यार, उतनी देर मत बजाओ। तो यहाँ पे आना चाहिए था जब तक, यानी ये ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर? इस पे आ जाओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा जब तक सूरज उगेगा। जब तक सूरज नहीं उगेगा मतलब जब तक सूरज नहीं उगता ना तब तक मैं तेरा यहाँ वेट करूंगा। सूरज छपने के बाद भाग जाऊंगा। अनलेस का तो मतलब अगर नहीं होता है, तो यहाँ पे अनलेस लगा दोगे तो मतलब हो जाएगा मैं तेरा ये इंतजार करूंगा अगर सूरज नहीं उगेगा। अगर सूरज नहीं उगा ना तो मैं तेरा वेट करूंगा। ऐसा हो सकता है क्या सूरज उगना बंद कर दे? बोलो। तो ये वाली बात तो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम की बात करनी कि वेट कितने टाइम तक करूंगा? जब तक सूरज उगेगा ना। जब तक सूरज नहीं उगता उस समय तक वेट करूंगा। तब तक आ जाना हो तो आ जाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंटिल आ जाएगा। अच्छा जी, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब इस सेंटेंस में हिंदी से तो अनटिल और अनलेस दोनों ठीक लग रहे हैं। इस सेंटेंस में अगर मैं हिंदी से करने की कोशिश करूंगा तो अनटिल और अनलेस दोनों ठीक लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपको हिंदी करके दोनों ठीक लग रहे हों हमेशा अनलेस लगा के आना। अनटिल जो होता है ना, एक्चुअली अपन हिंदी से करते हैं ना तो कंफ्यूजन होगी, वरना इसको समझने का तरीका ये है कि अनटिल टाइम की कंडीशन को दिखाता है। इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि जनरल कंडीशन है, मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। अनटिल आता टाइम के लिए, ऐसी बातों के लिए कि मैं इतनी देर तेरा वेट करूंगा, मैं इतनी देर तक ये काम करूंगा, जब तक वो नहीं आता मैं ये काम शुरू नहीं करूंगा। ऐसी वाली बातों के लिए जब साफ साफ दिख रहा हो कि टाइम की ही बात हो रही है तभी अनटिल आता है, वरना नहीं। फिर से आपको पेपर के लिए हिंट बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि सेंटेंस पढ़ के मुझे अनटिल और अनलेस दोनों ठीक लग रहे हैं तो हमेशा अनलेस को लगा के आना है। क्लियर होगी इतनी बात? अब वो जो अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, वो जो अनलेस के साथ नॉट नहीं आता उसका मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। अगर मैं कहूं
ठीक है, मान लो ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, मान लो ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू डोंट गिव मी योर बाइक, आई विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू गिव मी योर बाइक। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा अगर तुम मेरी बाइक, मतलब अगर तुम मुझे बाइक नहीं दोगे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा अगर तुम मुझे बाइक नहीं दोगे। ठीक है, कहना ये था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मान लो कोई दोस्त है, उससे तुमने बाइक मांगी, उसने मना कर दिया, तुम भी ऐंठ में रूस गए, तुम भी ऐंठ में रूस गए कि बात ही नहीं करता मैं। कह रहा भाई ये क्या बात, मतलब बात नहीं कर रहा तू, ऐसे क्या बात ही नहीं करेगा कभी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा अगर तुम मुझे अपनी बाइक नहीं दोगे, ये कहना था। अब अनलेस के अंदर तो पहले से ही नॉट है, एक नॉट तुमने लगा दिया अलग से। तुम बाइक नहीं दोगे जब तक ये काम नहीं होगा, मेरी बात आ रही समझ में, तो डबल नेगेटिव हो गए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा अगर तुम बाइक दोगे, अगर तुम मुझे बाइक दोगे ना अपनी, तुमसे बात नहीं करूंगा। नेगेटिव नेगेटिव तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो भैया अनटिल और अनलेस के साथ नॉट अंडरस्टूड होता है, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। यहाँ पे हमें डू नॉट गिव की जगह पे लिखना पड़ेगा अनलेस यू गिव मी योर बाइक। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर जाइए। डू वगैरह नहीं आएगा, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव और अपना नेगेटिव वाले, डू डज की हेल्प, डू डज हेल्पिंग वर्ब की मदद से। अब जब नेगेटिव करना ही नहीं तो अब क्यों डू आएगा, अब सीधा V1 आएगा, गिव आएगा सीधा। अब डू डज क्यों आएगा? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एक ये कंजंक्शन होती है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, प्रोवाइडेड लिखा हो चाहे प्रोवाइडेड दैट लिखा हो, बात एक ही होती है। प्रोवाइडेड लिखा हो चाहे प्रोवाइडेड दैट लिखा हो, बात एक ही होती है, इसका मतलब होता है बशर्ते। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये कोई एरर समझाने के लिए नहीं, आपको सिर्फ कई बार क्या होता है ना, मान लो जैसे सेंटेंस आया, ठीक है, मान लो जैसे ये सेंटेंस आया, ठीक, प्रोवाइडेड दैट यू गिव माई सैलरी ऑन टाइम आई वॉन्ट लीव योर कंपनी। बशर्ते, बशर्ते तुम मेरी सैलरी टाइम पे दो, बशर्ते तुम मेरी सैलरी टाइम पे दो, मैं तुम्हारी कंपनी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मान लो आप कोई कंपनी के इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने कहा ठीक है रख तो लेंगे आपको, लेकिन ऐसा तो नहीं कि दूसरी कंपनी ज़्यादा पैसे दे दे तुम वहाँ भाग जाओ, कितना टाइम काम करोगे हमारे पास। भैया देखो बात ऐसी, बशर्ते मेरी सैलरी टाइम पे देते रहना, मेरी सैलरी टाइम पे देते रहोगे, बशर्ते अगर मेरी सैलरी तुम टाइम पे देते रहोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी नहीं छोड़ूंगा। ये सेंटेंस का मतलब है। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, इफ जैसा मतलब होता है इसका, अगर तुम मेरी सैलरी टाइम पे दोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी नहीं छोड़ूंगा। ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि मान लो आपने नहीं पढ़ रखा कि प्रोवाइडेड दैट नाम से कोई कंजंक्शन होती है जिसका मतलब बशर्ते होता है। आप इस सेंटेंस को देखोगे, आप सोचोगे वर्ब, सेंटेंस के शुरू में कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, इंपेरेटिव जैसा भी नहीं लग रहा, वर्ब की बेस फॉर्म जैसा भी नहीं लग रहा, ये तो V2 लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, तुम इसमें एरर टिकाओगे। जबकि प्रोवाइडेड दैट का मतलब बशर्ते होता है और ये कंजंक्शन की तरह से काम करता है। प्रोवाइडेड अकेला लिखा हो तो भी ठीक है, प्रोवाइडेड के साथ दैट लिखा हो तो भी ठीक है। ये सेंटेंस नो एरर है, ये खाली मैंने आपको प्रोवाइडेड दैट वर्ड क्या होता है, क्या काम करता है, उसके लिए मैंने आपको बताया। ये प्रोवाइडेड लिखा हो चाहे प्रोवाइडेड दैट लिखा हो, ये कंजंक्शन के जैसा काम करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। इफ और वेदर को देखिए जरा, इफ और वेदर को देखो। अगर वाला मीनिंग देना हो, अगर तुम ये करोगे तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, अगर तुम लेट आए तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तो अगर वाला मीनिंग दे रहा हो तो इफ लगाते हैं, क्या वाला मीनिंग देना हो तो इफ और वेदर दोनों ठीक होते हैं। लेकिन आपको याद हो तो को रिलेटिव का एक जोड़ा पढ़ाया था वेदर और का, अगर और आ गया भले ही क्या वाला मीनिंग है, लेकिन अगर और वर्ड आ गया तो फिर वेदर प्रेफर होगा, है ना। प्रेफर क्या होगा, मतलब वेदर ही आएगा। ये 3 सेंटेंसेस है, सीधा सीधा दिख रहा है, आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। भाई डाउट वाला नंबर एडमिशन लेने के 7 डेज बाद अपने आप नोटिफिकेशन पे आ जाता है, उसके लिए बार बार यहाँ मैसेज ना करें। ये लास्ट के 3 सेंटेंसेस देखिए, इनको पढ़िए, करने की ट्राई करिए।
लेट और कर लेना यार यहाँ पे ना। वैसे तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे लेट लिखें। वैसे तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे लेट लिखें। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे आने पे ही कंप्लेंट कर दूं मैं। मान लो कोई लड़की है, ठीक है, मान लो कोई लड़की है, तुम उसके रोज पीजी के नीचे जाके हॉर्न बजाते हो। रोज की आदत हो रही है तुम्हारी। वो ट्यूशन से निकलती है बेचारी, तुम पीछे पीछे बाइक लेके हो लेते हो। वो ऊपर चली जाती पीजी में कमरे में, तुम नीचे हॉर्न बजाते रहते हो। उसकी पीजी वाली उसको डांट मारती है, उसको लगता है कि तुम्हारा कोई चल रहा है, जबकि वो तुम्हें भाव नहीं देती बिल्कुल भी। उसका बस चले तो सैंडल घुमा के मारे तुम्हें। है, तुम रोज आ रहे हो, रोज आ रहे हो, तो वो एक दिन ऐसी तुमने हॉर्न बजाया, नीचे आई। अगर तुम आए ना, अगर तुम आए, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। या फिर मान लो तुमने फोन पे उसको कहा कि मैं आ रहा हूँ, नीचे आ जाना। अगर तू यहाँ आ गया ना, तेरे घर वालों को बता दूंगी। तो कुछ भी आ सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। अगर तुम टीचर होगा तो कह रहा है अगर तुम लेट आए तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। वो लड़की है वो कह रही है अगर तुम दोबारा आए तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। मान लो तुम आज तक एक बार भी आए नहीं हो, लेकिन धमकी दे रहे हो तेरे घर के नीचे आ जाऊंगा, वहां जाके तमाशा करूंगा। अगर तू यहाँ आ गया ना, तेरे घर वालों को बता दूंगी। ऐसे कर लो। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ पे मीनिंग के अनुसार कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लेट लगाएं लगाएं। चलो अब अपन टीचर स्टूडेंट वाले टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसको कर लेते हैं। अगर तुम लेट आए तो तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। अब यहाँ पे वेदर का तो मतलब क्या वाला होता है, ऑप्शन देने के काम आता है। अब यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ तो इफ ही आएगा। ही आज द पीपल, उसने लोगों से पूछा, क्या किसी ने उसकी बेटी को देखा है। क्या वाला मीनिंग देना है, तो इफ भी ठीक है, वेदर भी ठीक है। यहाँ प्रेफर वाला जैसा भी कुछ नहीं होगा। सर एग्जाम में दोनों आ जाए तो तौनता प्लेपल करेंगे। कोई प्लेपल प्लूपल का सिस्टम नहीं है भैया, दोनों ठीक है। ये भी दोनों पेपर में इकट्ठे कभी नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो एक सी ऑप्शन दिया होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ठीक है, इफ भी ठीक है, वेदर भी ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आगे से और का पेयर बन जाए, मैं श्योर नहीं हूँ क्या रजत रजत हमें ज्वाइन करेगा कि नहीं। मैं श्योर नहीं हूँ कि रजत हमें ज्वाइन करेगा कि नहीं। अब यहाँ पे अगर और का पेयर बन गया, फिर तो देखो वेदर ही आ पाएगा, फिर इफ नहीं आ पाएगा। सिंपल सी बात है, क्या बताया मैंने। अगर वाला मीनिंग देना तो इफ लगा लो, क्या वाला मीनिंग देना तो इफ और वेदर दोनों ठीक है ना। और अगर आपको और का पेयर दिख जाए, तो वेदर और का पेयर है, तो उस केस में आप क्या लगाओगे, फिर तो वेदर ही लगाओगे। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। पहले एक मौका मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक मौका मैं आपको दे रहा हूँ। क्लोज टेस्ट वगैरह में चीज़ बहुत काम आती है। क्लोज टेस्ट के अंदर अगर कंजंक्शन बेस्ड सवाल बनेगा ना, तो ये चीज़ बहुत काम आती है। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है कि आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस का मीनिंग देखना है, और ये ऊपर 4 कंजंक्शन दी हुई है ना। 4 कंजंक्शन है, आप भर लीजिए। ठीक है, देखते हैं किसके सारे ठीक होते हैं। ये 5 सेंटेंसेज हैं, फिर 5 सेंटेंसेज और हैं, टोटल 10 सेंटेंसेज हैं। ऊपर ये 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सारे क्वेश्चंस के लिए सेम है। एक बार कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से भर लो साइड पे। ठीक है, कि अच्छा सेंटेंस नंबर 1 में ये आएगा, बी में 2 में ये आएगा, 3 में ये आएगा। भरो एक बार, देखते हैं किसके सारे सही होते हैं।
चलो जी, बहुत बढ़िया। इनमें और भर लो, फिर इकट्ठे 10 के 10 इकट्ठे ही डिस्कस कर दूंगा। इनमें और भर लो। चलो जी, आ जाओ। ठीक है, एक्चुअली फंडा सारा का सारा मीनिंग का है। जिसके सारे सही हुए बहुत अच्छी बात है, नहीं सही हुए तो टेंशन मतलब मैं देखने का आपको जानने का तरीका बता देता हूँ। ये जो लिखी हुई है एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, ये सब किसी चीज का कारण बताने के काम आती है। इनकी हिंदी होती है क्योंकि। इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है वो आगे की बात अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि हालांकि वो अब तक किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडी हो, ऐसे ऑप्शन ये सारे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे ऑप्शन इकट्ठे आ जाएं। समझ आई मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाले सो, हेंस, देयरफॉर, ये किसी चीज का परिणाम बताते हैं। इसको ऐसे समझना, देखो मान लो मुझे कहना है, मैंने कहा आई डिडेंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया था। ठीक है, अब मुझे इस बात का कारण बताना है कि ये काम क्यों हुआ। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो ये काम आते हैं कारण बताने के। एक घटना हुई, उसका कारण बताना है, तो उस कारण से पहले आप इनको लिखते हो। ठीक है, ये वाले जो हैं ये रिजल्ट बताने के काम आते हैं, किसी चीज का परिणाम बताने के काम आते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आई वॉज इल, मैं बीमार था, तो बीमार होने की वजह से क्या हुआ, सो आई डिडंट गो टू ऑफिस, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया था। समझ आई मेरी बात? अगर आपको मान लो पहले कोई चीज लिखी और उसकी वजह से ये चीज हो गई, तो जो चीज हो गई, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, उसको बताने के लिए ये लिखते हैं। ये वाले जो होते हैं उल्टा कारण बताते हैं। उल्टा कारण जैसे मान लो रिजल्ट ये निकला कि मैं ऑफिस गया था। ठीक है, ऑफिस गया था, और मैं उसके बाद लिखना चाहूं कि मैं बीमार था। मैं ऑफिस गया था, मैं बीमार था। तो जनरली तो लोग जब बीमार होते हैं तो छुट्टी लेते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस गए थे तो आप उल्टा कारण दे रहे हो। तो क्या लिखोगे, मैं ऑफिस गया था हालांकि मैं बीमार था। अगर आपको उल्टा कारण बताना हो, मतलब कोई घटना जो है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, मतलब बीमार होना और ऑफिस जाना, ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अगर कारण वाले से पहले लगाओगे तो ये वाले लगाओगे, हालांकि वाले। और इसी के अंदर अगर परिणाम से पहले लगाओगे, जैसे मान लो मैं बीमार हूं, जैसे मैं बीमार हूं, आई एम इल या आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल, और फिर भी मैं ऑफिस चला जाऊं, स्टिल आई वेंट टू ऑफिस, फिर भी मैं ऑफिस गया था, बट आई वेंट टू ऑफिस, लेकिन मैं ऑफिस गया था। तो कहने का मतलब है ये तब लगाए जाते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो, कि कोई बंदा बीमार है तो उसको ऑफिस नहीं जाना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं तो ये दोनों आएंगे। अब इनमें से कौन सा आएगा? अगर कारण से पहले लगाओगे तो ये आएगा, उल्टा कारण बताने का काम आता है। हालांकि इसका मतलब होता है उल्टा परिणाम बताना हो तो ये आता है। एग्जाम्पल से सबसे अच्छा समझ आएगा। आ जाओ जरा, देखो अब पहला, इनका मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं कि आपको सेंटेंस पढ़ना पूरा होता है,
सेंटेंस आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन यहाँ जो कंजंक्शन उस क्लॉज की मानी जाती है जिसके शुरू में लगती है, तो यहाँ भरी क्या जाएगी, वो इसके हिसाब से भरा जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है। पढ़ना पूरा होता है। पढ़ना क्या है, उसने मेरी किताब चोरी करी थी, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। उसने मेरी किताब चोरी करी, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी। ठीक है, अब पढ़ा मैंने पूरा, लेकिन मैं देखूंगा कि ये क्या काम कर रहा है। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक इवेंट हुआ कि किसी ने आपकी किताब चोरी करी और उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट स्वरूप आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी। ऐसा ही हुआ है। यानी ये वाला पोर्शन किसकी तरह से काम कर रहा है, रिजल्ट की तरह से काम कर रहा है। लिख दो इसके ऊपर कि ये रीजन है, ये जो हुआ ये एक रीजन है कि किसी ने आपकी बुक चोरी करी और उसका परिणाम क्या आया कि आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। यही हुआ है। अच्छा, अब ये सही रिजल्ट आ रहा है कि गलत रिजल्ट आ रहा है, बोलो। ये सही परिणाम आ रहा है कि गलत परिणाम आ रहा है, बोलो। उसने मेरी बुक चोरी करी थी, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, ये तो ऑब्वियस है। कोई ऐसा तो है नहीं कि उल्टा परिणाम आ रहा हो। जनरली यही होगा कि बुक चोरी करी इसलिए मैंने कंप्लेंट कर दी, इसलिए वाला मीनिंग देना है, तो फिर वो आएगा सो से। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास खूब पैसा है। ही वॉन्ट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास खूब पैसा है, वह हमारी मदद नहीं करेगा। उसके पास खूब पैसा है, वह हमारी मदद नहीं करेगा। सेंटेंस आपको पूरा ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ क्या लगेगा वो आपको इसको देख के सोचना है। आई बात समझ में? आपने एक फैक्टर बताया, उसके पास खूब पैसा है, और ये लिखा आपने फ्यूचर में, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ये एक फैक्ट बताया कि उसके पास खूब पैसा है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। ये काम आगे होगा, ये काम आगे होगा, यानी ये रिजल्ट है। आप रीजन ये दे रहे हो, आप रीजन दे रहे हो कि उसके पास खूब सारा पैसा है, और रिजल्ट आ रहा है कि वह हमारी मदद नहीं करेगा। ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि जो कंजंक्शन लगनी है, जो कंजंक्शन लगनी है वो इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से लगनी है। कंजंक्शन उस क्लॉज के हिसाब से लगती है। जिनके गलत भी हुए ना, देखो जिनके ठीक हो रहे हैं वो तो खूब छाती चौड़ी हो गई, वाह वाह वाह, इसमें कोई ऐसी दम वाली बात थी भी नहीं, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनके गलत हो रहे हैं, तुम्हारे गलत होने का मेन कारण पता क्या है? तुम जब भर रहे हो ना तो परेशान हो रहे हो, इसके हिसाब से भरें कि इसके हिसाब से भरें। तुम्हारे दिमाग में सेंटेंस का मीनिंग घूमता जा रहा है, और तुम कभी इसके हिसाब से। अब देखो रीजन लिखा हुआ है, हालांकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो मदद नहीं करेगा। ऐसा मीनिंग निकालिए मान लो आपके दिमाग ने, तो हालांकि हिसाब से आप ये भरने की कोशिश करोगे, लेकिन देख तो सही भरना कहाँ है, देख तो ले कि भरना कहाँ है। यहां आएगा हालांकि। जिस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आती है, कंजंक्शन उसी क्लॉज की मानी जाती है और उसी के हिसाब से भरी जाएगी। यहाँ पे जो डैश है, यहाँ पे जो डैश है वो इस वाले पार्ट से पहले है, ना कि उस वाले पार्ट से पहले। तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो हमारी मदद नहीं करेगा। उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे उल्टा रिजल्ट आ रहा है। किसी के पास पैसा है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए कि मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद नहीं करा तो उल्टा रिजल्ट आ रहा है। तो उल्टे रिजल्ट के लिए क्या बने हुए हैं? ये बट वगैरह बने हुए। क्लियर हुई इतनी बात? ऐसे ही इसको देखने की कोशिश करो। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही वॉन्ट हेल्प अस। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही वॉन्ट हेल्प अस। सेम सेंटेंस, डिट्टो सेम सेंटेंस है, बिल्कुल सेम सेंटेंस, पर इस बार जो डैश है वो किससे पहले चला गया? रीजन से पहले चला गया। आपने रीजन दिया कि उसके पास खूब सारा पैसा है और उसका रिजल्ट आ रहा है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बिल्कुल सेम मीनिंग है, लेकिन पहले डैश था रिजल्ट वाले से पहले, अब वो डैश चला गया रीजन वाले से पहले। तो अब क्या भरोगे? हालांकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस बार आपको लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है। नेक्स्ट पर जाओ। कंपनी उसे अच्छा खासा पैसा दे रही थी, कंपनी उसको अच्छा खासा पैसा दे रही थी, उसने छोड़ दी। अब रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट क्या निकल रहा है कि उसने कंपनी छोड़ दी। कारण क्या बता रहे हो? कंपनी अच्छा खासा पैसा दे रही है। सेम सेंटेंस अगला है, बिल्कुल डिट्टो सेम सेंटेंस अगला है। कारण दे रहे हो कि कंपनी अच्छा खासा पैसा दे रही है, और रिजल्ट आ रहा है कि उसने कंपनी छोड़ दी। अब आपको इतनी बात तो, ये दोनों सेंटेंस पढ़ के इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। देखो मैं इसका एक और सोचने का आपको एंगल बताता हूँ
किसी का आपकी किताब चोरी करना और आपके उसका खिलाफ कंप्लेंट कर देना, ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा होता है, कोई आपकी चीज़ चोरी करेगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, ऐसा ही होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, अच्छा खासा पैसा होना, मदद ना करना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। कंपनी अच्छा पे कर रही है, छोड़ दी फिर भी। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मतलब विपरीत, मतलब सेटिंग नहीं बैठ रही उनके आपस में। कोई कंपनी अच्छा पे कर रही है तो रहोगे ना उस कंपनी में, उसको छोड़ोगे क्यों? होना कुछ ऐसा चाहिए था, कंपनी टाइम पे पैसे नहीं दे रही थी, कम पैसे दे रही थी, इसलिए छोड़ दिया। तो सिंपल सा आपको जहाँ दिमाग लगाना है कि अगर अगर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, अगर विपरीत बातें हैं, तो इन दोनों में से एक आएंगे। या तो ये वाले आएंगे, ये सारा कॉलम ये एक ही मानना, ऐसे में सोचना ऑल दो और दो में से कौन सा, ये सारे एक ही माने जाएंगे, सबका मीनिंग एक जैसा ही है लगभग। या तो ये कॉलम आएगा या ये कॉलम आएगा, जब भी विपरीतार्थक बातें होंगी या तो ये कॉलम या फिर ये वाला कॉलम। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आएगा? अगर रीजन से पहले लगाना है तो ये आएगा, और रिजल्ट से पहले लगाना है तो ये आएगा। समझ आई बात? आओ अब इसको ऐसे करते हैं, इधर देखो, दो बातें, कंपनी का अच्छा पैसा देना फिर भी छोड़ देना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होंगी तो या तो ये आएगा या ये आएगा। अब ये रिजल्ट से पहले लगाना है, रिजल्ट से पहले लगाना है तो बट आ गया, रीजन से पहले लगाना है, रीजन से पहले लगाना है तो ऑल दो आ गया। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी, मीनिंग्स का ही है सारा गेम। कंपनी उसे अच्छा खासा पे कर रही थी लेकिन उसने कंपनी छोड़ दी, हालांकि कंपनी अच्छा पे कर रही थी उसने छोड़ दी। बोलो भाई, आ रही है कुछ क्लैरिटी? तो कुल मिला के आगे से आपसे गलती ना हो, ठीक है। कुछ ही बच्चे होंगे जिनके सारे सही होंगे ये पहली बार में, बाकी आगे आप लोगों से गलती ना हो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना, पढ़ना आपको पूरा सेंटेंस है, पढ़ना आपको पूरा सेंटेंस है, लेकिन इनमें से लगेगा कौन सा वो डिपेंडेंट होगा जिस क्लॉज के शुरू में ही लगा है। रीजन है, रिजल्ट है, उल्टा रीजन है, उल्टा रिजल्ट है, उसके हिसाब से आपको इसको भरना है। नेक्स्ट भाई, मैं 30 सेकंड आपको दोबारा दे रहा हूं, और मैंने पढ़ा दिए 5 सेंटेंसेस। एक बार आप आंसर दोबारा अपने दिमाग में क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अब इसको वैसे पढ़ना जैसे मैंने बताया ना कि सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं फिर सोचते हैं कि जिससे पहले लगाना है वो रीजन है कि रिजल्ट है, उल्टा रीजन है कि उल्टा रिजल्ट है। ऐसे एक बार सोच के इन पांचों को एक बार दिमाग में अपने आप करो, फिर 30 सेकंड बाद मैं कराता हूँ। करना जरा। हाँ जी, करें शुरू। आओ देखो, वो समय पर नहीं आता, बॉस उसे डांटता है। ये तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं, अक्सर ऐसे ही होता है, एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आएगा तो बॉस तो डांटेगा ही। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो है नहीं। तो ये वाले दोनों आते हैं, ये जो 4 कॉलम आपको कराए ये तो सिंपल मीनिंग के लिए आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं तो ये दो तो आएंगे नहीं। अब उन दोनों में से मुझे चेक करना है परिणाम क्या निकल रहा है, बॉस का डांटना। ये क्या है, रिजल्ट है। ये परिणाम है कि बॉस डांट मारता है ना। और कारण क्या है,
कारण ये है कि वो लेट आता है। कारण के लिए कौन सी आती है इसमें से, एज आता है कि सो आता है, तो यहाँ पे एज आ जाएगा। बोलो समझ में आया। उन्होंने उसे 3 बार गोली मारी, उन्होंने उसे 3 बार गोली मारी, वो बच गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। किसी को 3 बार गोली लगेगी, अगर किसी को 3 बार गोली लगेगी तो ज़्यादा चांस है कि वो मरेगा, लेकिन फिर भी बच गया। कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, तो इन दोनों में से एक आएगा। अब देखो जरा, ये कारण है कि गोली लगी, कारण ये है कि गोली लगी, परिणाम ये आया कि फिर भी बच गया। तो जो गोली लगने का परिणाम क्या होता है, सामने वाला मर जाता है, लेकिन उल्टा परिणाम आ रहा है, उल्टा परिणाम आ रहा है तो फिर ये लगेगा, यानी यहाँ पे क्या जाएगा। बोलो क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा इस पे आओ, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बस मैंने पोजीशन चेंज कर दी। फिर से वही चीज़ है, 3 बार गोली लगी वो बच गया, 3 बार गोली लगी वो बच गया। अब देखो रिजल्ट ये आया कि वो बच गया, और उसका कारण ये दे रहे हो कि 3 गोली मारी थी, तो ये तो उल्टा कारण है। किसी के बचने का कारण तो ऐसा होता कि गोली लग नहीं पाई, ऐसा कुछ कारण देना चाहिए था, है ना। दे मिस्ड द शॉट, दे मिस्ड द शॉट सो ही सर्वाइव्ड, या बिकॉज दे मिस्ड, या सॉरी एज दे मिस्ड द शॉट ही सर्वाइव्ड, क्योंकि क्योंकि उनका निशाना चूक गया वो बच गया, ऐसा कुछ होना चाहिए था। आप कारण दे रहे हो, किसी के बच जाने का कारण दे रहे हो कि भैया 3 3 गोली मारी, तो फिर तो ये तो उल्टा कारण दे दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी कारण दे दिया। तो हालांकि हालांकि उन्होंने उसे 3 बार गोली मारी थी, हालांकि उन्होंने उसे 3 बार गोली मारी थी, वो बच गया। नेक्स्ट बाजी, उसने बहुत मेहनत करी या उसने बहुत ट्राई करी, उसने बहुत ट्राई करी लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर से वही, उसने बहुत ट्राई करी वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये रीज़न है, ये रीज़न है और ये रिजल्ट है। परिणाम क्या निकला कि वो काम पूरा कर नहीं पाया, ऐसा ही है, हाँ क्या ना। अब ये फर्स्ट वाले में जो डैश है वो लगा हुआ है परिणाम से पहले। कोई ट्राई करता तो काम पूरा होना चाहिए ना, अगर कोई अपनी पूरी ट्राई करेगा तो रिजल्ट ये निकलना चाहिए था कि काम पूरा हो जाए, लेकिन रिजल्ट ये आ रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ, उल्टा रिजल्ट है। उल्टा रिजल्ट है तो लो जी बट आ गया। अच्छा रिजल्ट निकला कि काम पूरा नहीं हुआ और कारण दे रहे हो कि खूब ट्राई करी थी, या तो ऐसा दिया होता, या तो ऐसा दिया होता, एज ही डिड नॉट ट्राई वेल, क्योंकि उसने अच्छे से ट्राई नहीं करी वो काम पूरा नहीं कर पाया। एज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया था वो काम पूरा नहीं कर पाया। ऐसा कुछ होता तो एज आ जाता, क्योंकि वाला आ जाता, लेकिन आप तो उल्टा कारण दे रहे हो कि ट्राई करी और काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर उल्टा कारण दे रहे हो तो हालांकि वाला मीनिंग आएगा। हालांकि उसने हालांकि उसने खूब ट्राई करी थी, काम पूरा नहीं कर पाया। इस बार मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको आई होगी, इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को आ गई होगी। बहुत काम आएंगी आपकी चीज़ें ना, बहुत बार फिलअप के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर, ये सिंपल से ऐसे बिल्कुल मीनिंग बेस्ड सवाल है ये, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, प्योर मीनिंग है कि इसका मतलब क्योंकि है, इसका मतलब इसके लिए, इसका हालांकि और इसका लेकिन। सेंटेंस पढ़ना और मीनिंग के अनुसार लगाना है, लेकिन बच्चा मीनिंग में ही खो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको देखूं कि इसको देखूं। इसके लिए सिंपल मैंने आपको एक रामबाण बताया, पढ़ना पूरा है तभी तो सेंटेंस का मीनिंग समझ आएगा, पढ़ना पूरा है, लेकिन कंजंक्शन भरते समय इस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आ रही है उस पर फोकस रखना है कि वो क्या है, वो रीज़न है, वो रिजल्ट है, उल्टा रीज़न है कि उल्टा रिजल्ट है। फोकस उस क्लॉज पे रखना है जिसके जस्ट शुरू में आप कंजंक्शन भर रहे हो। एक बार 30-30 सेकंड के लिए मैं दोनों ही स्लाइडें या 10 सेंटेंस आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, अपने माइंड में एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि इससे जो आगे भी कराऊंगा उसका लेवल थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा। देखो एक बार दोबारा।
चलो जी, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो कंजंक्शन है एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, आपको अजीब लग रहा होगा फॉर यहाँ कैसे आ गया सर, फॉर तो प्रीपोजिशन होता ना, फॉर भी कंजंक्शन होती है, अभी पढ़ाऊंगा। फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है, ये कंजंक्शन होती है, इनका मतलब होता है क्योंकि। इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं। कोई ऐसा एसएससी का, सीडीएस का, एनडीए का, टीचिंग एग्जाम का ऐसा भी एग्जाम आया नहीं है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन में दे दी हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको इनके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा कि कभी खुदा ना खास्ता इतना लेवल बढ़ जाए, हालांकि उम्मीद नजर आ नहीं रही, जनरली पेपर इजी 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 होते जा रहे हैं साल दर साल, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं इनका मीनिंग होता है क्योंकि, ये किसी चीज़ का कारण बताने का काम आते हैं। ये वाले जो होते हैं इनका मतलब होता है इसलिए, ये किसी चीज़ का परिणाम या कह लो रिजल्ट बताने के काम आते हैं। ये उल्टा कारण बताने के काम आते हैं। आपने एक चीज़ लिखी ये हुई, हालांकि ऐसा था, हालांकि ऐसा था, वो वाले मीनिंग में ये लगाएंगे। ये वाले उल्टा परिणाम बताते हैं। आपने एक चीज़ लिखी, उसके परिणाम स्वरूप कोई चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन उसकी उल्टी हो गई, तो फिर ये लिखेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये 4 सेट्स हैं, लगभग 16 कंजंक्शंस हैं। जनरली यही पेपर के अंदर घूम फिर के आती रहती है, ठीक है। इसमें से ये 2 वर्ड अलग होते हैं, ये एक्चुअली एडवर्ब्स हैं। ये यहाँ क्यों लिखी हैं, क्या कारण है, वो भी पता चलेगा आपको, अभी आएंगे लौट के, टेंशन ना लो। ये देखो ये रहे सेंटेंसेस, यहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको हावेवर और इन सब चीज़ों के बारे में जो बातें, टेंशन मत लो। एक बार अपन उसी चीज़ को, वही जो मीनिंग है, इसलिए, सॉरी, क्योंकि, इसलिए, हालांकि, लेकिन, इसी के बेस पे, बिल्कुल वही मीनिंग वाला जैसा अभी आपने किया ना, बिल्कुल उसी के बेस पे ये 4 और करके दिखा दो, ठीक है। आसान थे पिछले वाले भी बिल्कुल आसान थे। ये वाले भी मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सारे के सारे कर ही दोगे। तो यही सेम 4 ऑप्शन है, वही सेम कंजंक्शन है, सेम वही मीनिंग है, क्योंकि, इसलिए, हालांकि, लेकिन, ये 4 सेंटेंसेस हैं। करना जरा एक बार। टाइम ले लो, आराम से करो। मैं चाहता हूं कि आप ये सारे करो ना, चारों के आप कॉपी खोल के अपना कॉपी पुट करो, ठीक। आप रिकॉर्डेड देखते हो आराम से, मैं एक बार ये बात बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। आप इस बैच को अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है, फिर भी जब टीचर अगर समय दे रहा हो तो वो कुछ सोच समझ के दे रहा है। ये नहीं कि टीचर ने आपको सोचने के लिए टाइम दिया और आपने आगे टपा लिया। आंसर ही रटने थे तो फिर तो पीडीएफ ही सीधा देख लिया करो, क्या कौन से क्वेश्चन है, क्या आंसर है। सोचा करो बैठ के, मेरे को तो आते ही हैं बावलो, तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूं मैं, ये तो सोचो, खाली मत बैठो। आ जाओ। डिस्कस करने से पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ,
ठीक है, कि किसका क्या आंसर है। डिस्कस करने से पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एक तो सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल, जिससे 50% वो होता है ना केबीसी 50-50, लेट पहुंचना और ट्रेन का मिस होना। किसी का लेट पहुंचना और ट्रेन का मिस होना ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है, तो ये दो तो आएंगे नहीं, ये दो तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातों के लिए आते हैं, है ना। 50-50 हो गया, ये दो तो वैसी रेस से बाहर हो गए। ठीक, अब बचा कि एज आएगा कि सो आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले वाले के अंदर एज आएगा। अभी काफी लोग बड़े हैरान होने वाले हैं, अभी काफी लोग बहुत हैरान होने वाले हैं। पहले वाले के अंदर एज आएगा, दूसरे वाले के अंदर सो आएगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, ट्रेन मिस हो जाना और टाइम पे पहुंचना। ट्रेन मिस हो रही है और टाइम पे पहुंच रहे हो, ये तो उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है तो इन दोनों में से एक आएगा, तो यहाँ पे आएगा जी ऑल दो। और यहाँ पे सेंटेंस में कुछ और लिखना चाह रहा था, लेकिन इसमें भी ऑल दो आ गया, बट लगवाता मैं इसमें, लेकिन चलो। चलो आओ जरा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। गलत हो गए ना तो ऐसे रोने मत बढ़ो, तो रीत में तो ये आएगा ना, सुन लो, ठीक है। अब उस फेज से बाहर आओ और पहले सुनो, पहले ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली जो दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत ये हो रही है क्योंकि आप सही मीनिंग नहीं निकाल पा रहे। सही मीनिंग क्यों नहीं निकाल पा रहे? इस देयर वर्ड की वजह से सही मीनिंग नहीं निकाल पा रहे। मेरी बात आई समझ में? क्या कहना चाहता हूँ सुनना जरा। क्योंकि कुछ बच्चे तो इसकी हिंदी ये कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसकी हिंदी ये कर रहे हैं, क्या वह लेट पहुंचा था इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई। वह लेट पहुंचा था इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई, वो तो लगा रहा है इसमें सो, ऐसा ही है। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मान लो आपको ट्रेन पकड़ के कहीं जाना था, आपको ट्रेन पकड़ के कहीं जाना था, ट्रेन पकड़ के आप रोज ऑफिस जाते हो, ट्रेन पकड़ के आप मामा घर जाते हो, कहीं भी आपको कहीं पहुंचना था। वो लेट पहुंचा था, वो वहाँ लेट पहुंचा। क्यों लेट पहुंचा? क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। बेचारे की ट्रेन मिस हो गई, फिर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड गया, बस स्टैंड पे कई देर बस नहीं मिली, फिर बाद में बस पकड़ के आया, लेट हो गया। ये भी तो मीनिंग हो सकता है। तो दिक्कत बस यही है, दिक्कत यही है कि आप बेसिकली यहाँ पर दो मीनिंग निकाल रहे हो। पहला बच्चा तो क्या मीनिंग निकाल रहा है कि वह लेट हो गया इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई। दूसरा बच्चा मीनिंग निकाल रहा है वह लेट हो गया क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई। सही मीनिंग कौन सा है? सेम बात यहाँ पे दिक्कत दे रही है, सेम बात यहाँ पे दिक्कत दे रही है। वो लेट हो गया इसलिए लेट पहुंचा, सॉरी उसकी ट्रेन मिस हो गई इसलिए वो लेट पहुंचा, या फिर उल्टा उसकी ट्रेन मिस हो गई क्योंकि वो लेट पहुंचा था। दोनों मीनिंग निकाल रहे हैं और दोनों भरे जा रहे हैं। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? क्या कहना चाहता हूँ? तो गड़बड़ है। ऐसी इसके अंदर तुम कुछ और मीनिंग निकाल रहे होगे। उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, फिर भी वो टाइम पे पहुंच गया, ये भी मीनिंग हो सकता है। या फिर उसकी ट्रेन मिस हो गई हालांकि वो टाइम पे पहुंचा था, स्टेशन तो टाइम पे पहुंच गया लेकिन किसी से बात करने लग गया। तो दो दो मीनिंग पॉसिबल है और सारे फसाद की जड़ ये देर है। अगर ये देर यहाँ साफ साफ लिखा हो कि ये देर क्या है तो काम हो जाए। मेरी बात आ रही समझ? देखो फिर से समझना, ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है ये वाला, मतलब कायदे से तो मैं आपको बताऊं, जो कंजंक्शन चैप्टर जितना आपके एग्जाम से रिलेवेंट है या कह लो एग्जाम में आने की संभावना में पूरा हो चुका है। इससे पीछे की स्लाइड तक, इससे पीछे की स्लाइड तक मैंने जितना कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया एग्जाम में उतना ही लेवल आएगा, उतने में आपका काम चकाचक चलेगा। ये जो इससे आगे मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब उन दिनों के लिए है, मान लो कभी एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो उसके लिए आपको तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। इससे पीछे इस स्लाइड से, ये जो अभी स्लाइड आगे आई, इससे पीछे का सारा कंटेंट वो है जो आपके एसएससी के एग्जाम, सीडीएस के एग्जाम, एनडीए के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको हो सकता है कि 2x स्पीड पर दोबारा 2-3 बार देखना पड़े इसको समझने के लिए। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो अब मेरी बात समझना,
देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये जो बंदा है ये अपने घर से निकला, ये जो बंदा है ये अपने घर से निकला, यहाँ पे मान लो ये रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है और फिर ऑफिस जाता है। ठीक है, इमेजिन करो कि ऐसा कुछ सिनेरियो है, घर से निकलता है, ट्रेन पकड़ता है और फिर ऑफिस चला जाता है। ठीक है, अब एक बच्चा तो हिंदी क्या कर रहा है, वो देर को मानता है, वो देर को मानता है रेलवे स्टेशन, वो देर को रेलवे स्टेशन मानता है, वो हिंदी क्या कर रहा है कि वो रेलवे स्टेशन लेट पहुंचा, वो रेलवे स्टेशन लेट पहुंचा इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई, वो रेलवे स्टेशन लेट पहुंचा इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई, और वो तो लगा रहा है यहाँ पे 100। और एक बच्चा क्या हिंदी कर रहा है, वो देर को मान रहा है ऑफिस कि यानी ट्रेन पकड़ के जहां पहुंचना था वो वहां लेट पहुंचा, यानी वो ऑफिस लेट पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। वो यहाँ पे क्योंकि वाला मीनिंग निकाल देगा। मेरी बात आई समझ, मैंने क्या बोला? हाँ जी, तो सारी फसाद की जड़ ये देर है कि देर क्या है, अगर ये कोई बता दे तो फिर सेंटेंस आसान हो जाएगा। फिर अगर मैं देर की जगह पे रेलवे स्टेशन लिख दूं, अगर मैं देर की जगह पे रेलवे स्टेशन लिख दूं फिर तो फसाद जड़ ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। या देर की जगह ऑफिस लिख दूं तो मामला क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं दे रखा लेकिन फिर भी हमारे पास एक चीज है, हम दिमाग लगा सकते थे। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हिंट मैं आपको दे रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट के दो एक्शन की तुलना कराता है। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट के दो एक्शन की तुलना कराता है। जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और पहले जो होता है वो रीजन होता है, बाद वाला रिजल्ट होता है। हिंट मैंने आपको दिया है, 30 सेकंड फिर दे रहा हूं, अगर आप खुद कर पाए तो उसकी तृप्ति अलग होगी। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, देखो पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट में जो लिखा है वो एक्शन पहले हो रहा है यानी वो रीजन है, और जो बाद में लिखा है वो रिजल्ट है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट वाला रिजल्ट है, वो बाद में होगा। एक ट्राई फिर से कर लो, खुद कर लिया तो उसका मजा अलग ही है। फिर मैं कराता हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छा है, 2x पर 2-3 बार देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। क्लास के 80% बच्चों को ये एक बार में नहीं आएगा समझ में, 2x पर देखोगे तो ही क्लैरिटी आएगी। पढ़ो दोबारा। आ जाओ, अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले मैं आपको आंसर देखना सिखाता हूँ, पहले मैं आपको आंसर देखना सिखाता हूँ और फिर मैं आपको इसको एक एक को मीनिंग से बताऊंगा। पहले अगर जहां तक बात है सिर्फ आंसर की, अगर बात है सिर्फ और सिर्फ आंसर की, तो देखो ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है। किसी का लेट पहुंचना, ट्रेन छूटना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गए। कंजंक्शन उस क्लॉज के हिसाब से भरी जाती है जिसके शुरू में लिखी जाती है, तो ये बात तो सबको दिख रही होगी। ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है तो यानी ये बाद में हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये बाद में हुआ है, बाद में हुआ है तो इसका मतलब ये रिजल्ट होगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखा गया है तो ये एक्शन ऑब्वियसली बाद में होगा, तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट होगा। और ये रीजन होगा यानी रीजन वाली भरी जाएगी, यानी रीजन वाली भरी जाएगी। और रीजन वाली कौन सी है? ऐसे। ये दो आ नहीं सकती, इन दोनों में से रीजन वाली कौन सी है? ऐसे। ऐसे अगर इसकी बात करूं तो ये वाला पहले हो रहा है यानी ये रीजन है, ये रिजल्ट है, और ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात है नहीं, तो रिजल्ट वाली भरी जाएगी। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए आते हैं दो बाहर, एज रीजन के लिए आता है, रिजल्ट के लिए आता है। लो जी 100 आ गया।
ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, ट्रेन का छूटना और टाइम पे पहुंचना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, तो इन दोनों में से एक आएगा। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है तो यानी ये रीजन है और ये रिजल्ट है। हाँ जी, क्या आ जाएगी यहाँ पे, ऑल्दो आ गई। अब फिर से देखिए, ये फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, टाइम पे पहुंचना और ट्रेन मिस होना, टाइम पे पहुंचना और ट्रेन मिस होना, फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों में से एक आएगी। इसमें पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है तो ये रीजन हो गया। हाँ जी, ये पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है तो ये रीजन हो गया और ये रिजल्ट हो गया। ऑब्वियस बात है रीजन वाली लगेगी, इसमें भी ऑल्दो आएगा। अब आपके दिमाग में कईयों ने तो फिट कर रखा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों सर एक एक सेंटेंस में लगाएंगे ही, नहीं लगाए लो। अब इसको समझते हैं। सर आंसर तो चलो आपने जैसे तैसे, आंसर तो मेरे दिमाग में आ गया आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन मजा नहीं आया सर, मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है इन सेंटेंस में, तो रटने से वाले टाइप की बात लग रही है। एक बार फिर से रट्टा देखो और फिर मैं इसको क्लैरिटी से समझाता हूं कि हो क्या रहा है इन सेंटेंसेस में। फिर से देखो, मैंने क्या कहा, 4 ऑप्शन है, 4 ही टाइप की तो कंजंक्शन है, कारण को बताने वाली, परिणाम को बताने वाली, उल्टा कारण और उल्टा परिणाम, 4 टाइप की आपको कराई आज मीनिंग के बेस पे जिन पे सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं हैं, तो इसमें तो ये 2 नहीं आएंगे। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं तो इसमें ये 2 नहीं आएंगे। 50% तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। जो पास्ट परफेक्ट होगा वो रीजन होगा, रीजन पहले होता है, रिजल्ट बाद में होता है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ रीजन वाली लगेगी और पास्ट इंडेफिनिट के साथ रिजल्ट वाली लगेगी। इस बेस पर आप ये चारों के आंसर जान सकते हो। अब बातें हैं मुद्दे की बात पर, ध्यान से सुनना। अब से आगे की कहानी, कॉन्सेप्ट वही है, क्लैरिटी वही है, सुनना बड़े ध्यान से। देखो है क्या फंडा ना। अब पहले सेंटेंस की बात करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस की। दिमाग में अपनी मर्जी से हिंदी मत बनाओ, क्योंकि आपके दिमाग में ना सारी जिंदगी यही हुआ है कि लेट पहुंचे स्टेशन इसलिए ट्रेन छूट गई। आप हिंदी वही निकाल रहे हो, ऐसा मत करो। जो लिखा हुआ उसके बेस पे देखेंगे हम। इधर देखो, ये क्या कर रहा है, ट्रेन का मिस होना इसने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा, यानी ट्रेन मिस हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है, अमिताभ दवाई ला चुका था उसकी बूढ़ी माँ के गुजरने से पहले। उसकी बूढ़ी माँ जब गुजरी थी, जो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था, अमिताभ हैड ब्रॉट द मेडिसिन बिफोर हिज ओल्ड मदर डाइड। अमिताभ दवाई ला चुका था उसकी बूढ़ी माँ के गुजरने से पहले। जो पास्ट परफेक्ट में लिखते हो वो पहले हो जाता है। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है ट्रेन का मिस होना, यानी ट्रेन मिस हो चुकी है, यानी ट्रेन मिस हो चुकी है। ये जो दूसरी बात है ये उससे आगे हो रही है। अब मुझे बताओ कि ट्रेन मिस हो गई, ये बात पता कैसे चलेगी? ऑब्वियसली स्टेशन पहुंच के ही पता चलेगी कि ट्रेन मिस हो गई। स्टेशन जाओगे तब देखो, अरे ट्रेन तो निकल गई, तभी पता चलेगा ना। और ज़्यादा तुम टेक्नोलॉजी वाला वो दिमाग लगाओगे, ऐप पे देख लूँगा सर ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन, तो भी चलो मैंने तुम्हारी वो बात भी मान ली। ट्रेन निकलने के बाद लेट होना या टाइम पे पहुंचना हो रहा है। ट्रेन पहले मिस हो रही है, बाद में लेट होना या टाइम पे पहुंचना हो रहा है, तो ये कहाँ जा रहा होगा बंदा? तुम खुद पे इमेजिन करो कि तुम रेलवे स्टेशन पे, 2 केस हो सकते हैं, है ना। एक तो तुम रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन मिस हो गई, रेलवे स्टेशन पहुंचे, तुमने देखा ट्रेन मिस हो गई, अब तुम कहीं जा रहे हो, तो वो कहाँ जा रहे होगे? रेलवे स्टेशन पे तो खड़े ही हो तुम, तभी तो पता चला कि ट्रेन मिस हो गई, तो रेलवे स्टेशन तो जा नहीं रहे होगे। उसके ट्रेन मिस होने के बाद अगर तुम कहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे होगे? जहाँ तुम्हें ट्रेन पकड़ के पहुंचना था वहां जा रहे होगे। अरे हाँ के ना। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में जो देयर है, इसका मीनिंग निकलेगा भैया ऑफिस। और अगर चलो तुम स्टेशन नहीं भी गए, तुमने ऐप पे ही देख लिया, अरे यार ये ट्रेन तो निकल गई, क्या करूं अब, कैब बुक करके चला जाता हूं, बस पकड़ के चला जाता हूं, ऑफिस जा रहे होगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि वह ऑफिस लेट पहुंचा था क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। ट्रेन मिस पहले हुई, उसके कारण वो कहीं और लेट पहुंचा। ये परिणाम है लेट पहुंचना, और कारण क्या है कि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी भाई। अब इस पे आओ, धीरे धीरे क्लैरिटी बनेगी, टेंशन मत लो। और 2x स्पीड पे एक बार देख लिया तो बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको देखो,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से वही, ट्रेन मिस हो चुकी है, ट्रेन मिस हो चुकी है। ऑब्वियस बात है कि ट्रेन मिस होने के बाद अगर तुम कहीं लेट पहुंच रहे हो, टाइम पे पहुंच रहे हो, ट्रेन मिस हो चुकी है, अब तुम जहां भी जा रहे हो वो रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पहुंचकर ही तो पता चला कि ट्रेन मिस हो गई। रेलवे स्टेशन पे तो तुम खड़े हो ऑलरेडी। ट्रेन मिस होने के बाद अगर कोई कहां पे जा रहा है तो इसका मतलब ये देर यहां भी क्या है, ऑफिस। समझ में आया? ट्रेन मिस हो गई थी इसलिए ऑफिस लेट पहुंचा। इस बार रिजल्ट के साथ लगानी है तो सो आ गया, पिछली बार कारण के साथ लगानी थी तो ऐसा आ गया। दोनों का मीनिंग सेम है कि वो ऑफिस लेट पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, ट्रेन मिस हो गई थी इसलिए वो ऑफिस लेट पहुंचा। दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है, बस पोजीशन बदलने से कंजंक्शन बदल रही है। अब आओ इन पे, ध्यान से सुनना, इधर देखो। ही हैड रीच देयर ऑन टाइम, ही हैड रीच देयर ऑन टाइम, वह वहां समय पे पहुंचा था। यानी इधर देखो, ट्रेन मिस हुई बाद में। अब ट्रेन बाद में मिस हुई है, ट्रेन अभी तक मिस हुई नहीं है, उससे पहले ही वो कहीं टाइम पे पहुंचा हुआ है। ट्रेन मिस होने वाला काम इस बार पास्ट इंडेफिनिट में लिख रखा है, यानी ट्रेन बाद में छूटेगी। ये तो पहले ही कहीं लेट पहुंचा हुआ है या टाइम पे पहुंचा हुआ है, तो कहां पहुंचेगा? ट्रेन मिस होने से पहले ही कहीं पहुंचा हुआ है, ये तो कहां होगा? ये रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंचा होगा। ट्रेन बाद में छूटेगी, पहले कहीं पहुंच रखा है, ये तो कहां पहुंच रखा होगा? ट्रेन पकड़ के कहीं ऑफिस जाएगा। ट्रेन मिस होने से पहले ही कहीं, बता रहा हूं मैं, टाइम पे पहुंचा, लेट पहुंचा, तो ये देर इस केस में क्या है? इस केस में है ये रेलवे स्टेशन। तो यहां पे इसका मतलब है उसकी ट्रेन छूट गई थी, उसकी ट्रेन छूट गई थी, हालांकि वो स्टेशन टाइम पे पहुंच गया था। स्टेशन टाइम पे पहुंचा बैठा था, फिर भी ट्रेन छूट गई उसकी। उसकी ट्रेन छूट गई थी हालांकि वो स्टेशन टाइम से पहुंच गया था। हो सकता है समोसे खाने लग गया हो, ध्यान नहीं रहा, ट्रेन चली गई, है ना। हो सकता है आंख लग गई हो, बैठा रहा ऐसे, सो गया, ट्रेन चलेगी पता नहीं चला। और स्टेशन पे आपने अक्सर वो वाले भी देखे होंगे, ऐसे ना पब्लिक प्लेसेस में, पार्क में, स्टेशन में, आपको ऐसे लोग दिखेंगे ऐसे फोन, कान पे फोन लगा रखा है, नहीं यहाँ पे भी मेरा वो मतलब नहीं था यार, तुम गलत सम, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये वाले लोग भी दिखेंगे आपको। हो सकता है वो बेबी को मनाने के चक्कर में ट्रेन चली गई हो, नहीं ध्यान रहा बेचारे का। स्टेशन तो वो टाइम से पहुंच गया था, 15 मिनट पहले आ गया था, ट्रेन भी अभी आई नहीं थी, उससे पहले मैसेज ही आके बैठे थे, लेकिन भैया वो मनाने के चक्कर में चली गई ट्रेन। हमें उससे मतलब नहीं क्यों गई ट्रेन, सीधी बात ये कि ये स्टेशन, ये जहां भी बात हो रही है वो ट्रेन निकलने से पहले पहुंचा बैठा है। तो ट्रेन छूटेगी बाद में, तो ये कहाँ पहुंचा बैठा होगा? ऑब्वियसली स्टेशन पहुंचा बैठा होगा। ऐसे अब उसको देखो, इस बार फिर से ट्रेन पहले निकल गई, इस बार फिर से ट्रेन पहले निकल गई, और ये पहुंचा है बाद में। ट्रेन निकलने के बाद कहीं पहुंचेगा, ट्रेन निकलने के बाद अगर कहीं जा रहा है तो ऑब्वियस बात है फिर वो रेलवे स्टेशन नहीं होगा, वो ऑफिस वगैरह पहुंचा। अब यहां पे देयर का मतलब है ऑफिस। वो ऑफिस टाइम पे पहुंच गया, वो ऑफिस टाइम पे पहुंच गया हालांकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। वो ऑफिस टाइम पे पहुंच गया हालांकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। अब हमें क्या मतलब कैसे पहुंचा? कैब पकड़ के पहुंच गया। ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती थी लेकिन फिर भी उसमें जाते क्योंकि सस्ती पड़ती थी। उस दिन भाई मजबूरी थी, लेट हो जाता, बॉस डांट मारता, सैलरी काट लेता, तो उस दिन कैब से भी जाना पड़ा बेचारे को। वो ऑफिस टाइम से पहुंच गया था हालांकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। ट्रेन मिस हो गई थी लेकिन ऑफिस टाइम से पहुंच गया था। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो एक सिंपल रामबाण लिख लेना। सिंपल रामबाण, ट्रेन का मिस होना, अगर मैं ये लाइन बोलता हूं नोट्स में एज इट इज लिखना, ध्यान से सुनो। ट्रेन का मिस होना यदि पास्ट परफेक्ट में दिया है, ट्रेन का मिस होना यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है तो ट्रेन मिस हो चुकी है। तो अब जहां भी पहुंचने की बात हो रही हो, चाहे लेट पहुंचने की बात हो रही हो, चाहे समय पर पहुंचने की बात हो रही हो, वो रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, वो ऑफिस एक्सेट्रा होगा। फिर से बोलूं, अगर ट्रेन मिस होने की बात पास्ट परफेक्ट में दी है तो ट्रेन मिस हो चुकी है। अब ये कहीं भी पहुंच रहा है, जहां भी ये जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, कहीं भी रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा क्योंकि रेलवे स्टेशन पे ही तो पहुंच के उसको पता चला कि ट्रेन मिस हुई थी, है ना।
तो नोट्स में कैसे लिखना है, यदि ट्रेन के मिस होने की बात पास्ट परफेक्ट में दी गई है तो अब जहां भी ये जाएगा बाद में ही जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन के बाद ही ये कहीं और जा रहा है, वो ऑफिस हो कुछ भी हो, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता। लेकिन ट्रेन के मिस होने वाली बात यदि पास्ट इंडेफिनिट में दे रखी है तो ट्रेन बाद में मिस होगी, यानी अब चाहे वो लेट पहुंचे या टाइम पे पहुंचे, वो कहां आने में लेट या टाइम पे हो रहा है, रेलवे स्टेशन आने में। ये है जी इसका फंडा। क्या बोला मैंने कि अगर ट्रेन मिस होने वाली बात पास्ट परफेक्ट में दे रखी है, यानी ट्रेन मिस हो चुकी है, ट्रेन मिस होने के बाद ये टाइम पे पहुंचे लेट पहुंचे तो देर का मतलब ऑफिस है। और ट्रेन मिस होने का काम अगर पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा तो ट्रेन बाद में मिस होगी, तो अब ये लेट पहुंचेगा, टाइम पहुंचेगा कहाँ, रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। ठीक, ट्रेन मिस होना पास्ट परफेक्ट में है तो देयर का मतलब निकलेगा ऑफिस, ट्रेन मिस होना अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो देयर का मतलब निकलेगा रेलवे स्टेशन। ऐसा है जी कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि शायद मज़ा आया होगा इस कॉन्सेप्ट में। फिर बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था कि इस स्लाइड से पीछे ही आपका कोर्स, मतलब आपका कंजंक्शन चैप्टर का कंटेंट जो एग्जाम में आ सकता है खत्म हो गया। ये एक्स्ट्रा है, ये हायर लेवल है, अभी तक इतना पूछा नहीं गया, आगे की तैयारी है, मुश्किल पूछ ले तो की बात है। इस पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में सोचो क्या आएगा। वो ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वो बीमार था। ये तो सर बहुत आसान है, बिकॉज आएगा, है ना। देखो ये दो तो आएंगे नहीं, जिसने ये दो सोचे वो तो देखो मूर्खाधिपति है। बीमार होना और ऑफिस ना जाना ये कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं है, तो ये दो तो आएंगे नहीं। जिसने बिकॉज सोचा कोई बात नहीं, तुम्हें अभी पता नहीं था तो तुम अभी बोले। यहाँ पे फंडा ये है, ये देखो ये डैश से पहले यहाँ कॉमा लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि फोर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फोर भी मैं आपको बताऊंगा कि फोर भी कंजंक्शन होता है। और थोड़ा याद करो, फोर इन सबसे अलग है। कैसे अलग है फोर इन सबसे अलग है, कैसे अलग है, याद करो। जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखी हुई थी, फैन बॉयज, फोर एंड नॉर, कुछ याद आ रहा? हाँ जी, फैन बॉयज, फोर शुरू में लिखी हुई याद आ रही है। अब छोटी सी चीज, ये लेक्चर को देखने के बाद एक चीज चेक करना, आप ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को टाइप करना डिक्शनरी में, जैसे बट टाइप कर लिया, एंड टाइप कर लिया, फॉर टाइप कर लिया। आप नोटिस करना जब इन शब्दों का यूज दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, दो वर्ड को नहीं, ऐसा नहीं कि राहुल एंड देवेश ना। अगर ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, जैसे फॉर हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ये कंजंक्शन जब दो क्लॉज को ज्वाइन कर रही होती हैं तो आप नोटिस करना कंजंक्शन से पहले भी एक कॉमा लगाया जाता है। कंजंक्शन भी लिखी होगी फिर भी यहाँ पे कॉमा लगा होगा। ये हिंट होता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसका भी मतलब क्योंकि है, इसका भी मतलब क्योंकि है, दोनों का मतलब क्योंकि है। बस दोनों में फ़र्क क्या है, ये सबऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है। और यहाँ ये सारा कॉमा का गेम है। ये जो कॉमा है इसकी वजह से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है। तो फंडा इसमें ये था कि अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो क्लॉज जोड़े जाते हैं, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो क्लॉज जोड़े जाते हैं तो उससे पहले कॉमा भी आता है। कंजंक्शन तो आती है, ये कॉमा भी उससे पहले आता है। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सवाल था। अभी तक इस लेवल का सवाल पेपर में आया नहीं है। मैंने फिर बता दूं, ये आगे मतलब बाय चांस मुश्किल आ जाए तो, मैं तो चाहता हूँ मुश्किल आए, जितना मुश्किल आएगा उतना कट ऑफ कंट्रोल में रहेगी। जिन्होंने वाक्य में तैयारी करी है, जिन्होंने वाक्य में घिसे हैं, वही कर पाए, है ना। चलो आ जाओ जरा। अब चार थे जिनका मतलब क्योंकि था, फोर था, बिकॉज था, सिंस था, एज था। फोर इन सबसे कैसे हटके, फोर इन सबसे कैसे अलग है, वो तो आपको समझ में आ गया।
ये क्योंकि वाला मीनिंग देना और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए हो। कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेट चाहिए कि कंजंक्शन से पहले कॉमा भी आ रहा है, तो 4 आएगा। अगर ये कॉमा ना होता तो बिकॉज आता। क्लियर है इतनी बात? अब इन तीनों को देख लो, बिकॉज, सिंस, एज। फिर बता रहा हूँ ये तीनों जनरली आपको कभी ऑप्शन में इकट्ठे नजर नहीं आएंगे, खुदा ना खास्ता कभी आए, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। याद तो आपको क्या चीज रखनी है कि अगर आपको क्लॉज के बीच में भरना है, मतलब कंजंक्शन अगर दो क्लॉज के बीच में भरनी है, और एज और बिकॉज ऑप्शन में, सिंस इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भी बताता हूँ, क्योंकि सिंस दोनों पोजीशन पर अलाउड है। सिंस यहाँ भी आ सकता है, सिंस वहाँ भी आ सकता है। अगर पेपर कंफ्यूजिंग बनाना है तो एज और बिकॉज ही ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे अगर कंजंक्शन बीच में भरनी है तो बिकॉज प्रेफर होगा, गलत एज भी नहीं है लेकिन बिकॉज प्रेफर होगा। और अगर शुरू में भरनी है तो जनरली आपको एज ही दिखेगा, बिकॉज आपको 0.00001% चांस है कि कहीं दिख जाए, एज ही भरा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये फंडा ऐसा है क्यों, ये क्यों ऐसा है कि अगर क्लॉज के बीच में भरनी हो तो एज और बिकॉज, जबकि दोनों का मतलब क्योंकि है, फिर भी बीच में भरनी हो तो बिकॉज को प्रेफर करते हैं, शुरू में भरनी हो तो एज को प्रेफर करते हैं। सारी किताबों में रूल लिखा मिल जाएगा आपको ऐसा, बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत ना करें, उसकी जगह एज या सिंस लगा लें। रीजन कहीं नहीं मिलेगा। आओ ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक्चुअली होता क्या है, इनमें डिफरेंस है स्ट्रेस का, और स्ट्रेस की वजह से ये पोजीशन में प्रेफरेंस आती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है बिकॉज में, सेकंड नंबर पे सिंस में, और सबसे कम होता है एज में। इस स्ट्रेस वाली बात आपको समझ में आएगी कैसे, अगर किसी चीज़ के होने का कोई बिल्कुल एक कारण है कि ये चीज़ इसी की वजह से हुई तो बिकॉज लगाते हैं, और अगर वो डायरेक्ट कारण नहीं है, बस ये चीज़ थी तो हो गई, तो एज लगाते हैं। सेंटेंस सुनना और क्लैरिटी आएगी। देखो, अगर मैं कहूँ एज आई वॉज इन डेली आई थॉट आई शुड मीट माई फ्रेंड, क्योंकि मैं दिल्ली में था तो मैंने सोचा अपने दोस्त से मिल लेता हूँ। एज आई वॉज इन दिल्ली आई थॉट आई शुड मीट माई फ्रेंड, तो डायरेक्ट कारण नहीं है, दिल्ली जाने का कारण नहीं है, या आपके दिल्ली होने का कारण नहीं है ये दोस्त से मिलना। दिल्ली में थे तो सोचा कि मिल लेते हैं। और लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड, मैं दिल्ली गया था क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता था, उस केस में बिकॉज लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई लाइट कारण है कि मतलब एग्जैक्ट कारण नहीं है कि ये था तो ये हो गया, क्योंकि ऐसा था तो ये हो गया, तो एज लगाते हैं। एग्जैक्ट कारण है तो बिकॉज लगाते हैं। कुछ फंडा समझ में आया? सिंस इनमें दोनों जगह आ सकता है। सिंस पे कभी ऐसा सवाल बन नहीं पाएगा क्योंकि सिंस इन दोनों के बीच में है। सिंस बीच में भी आ सकता है, सिंस शुरू में भी आ सकता है, तो सिंस पे सवाल बन नहीं पाएगा। अगर मुश्किल भी पेपर करेगा तो भी सिंस ऑप्शन में नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिर उस बात से इस बात का क्या लेना देना है। एक्चुअली फंडा ये होता है, जो रीजन रिजल्ट वाले क्लॉज होते हैं ना, ये जो कारण परिणाम वाले क्लॉज होते हैं, मैं कल नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था, मैं कल नहीं आया था। ये जो कारण परिणाम वाले क्लॉज होते हैं ना, इसमें बाद वाले क्लॉज पर स्ट्रेस होता है। यानी यहाँ इस क्लॉज पर स्ट्रेस आया हुआ है, बाद वाले क्लॉज पर स्ट्रेस होता है, और यहाँ इस वाले क्लॉज पर स्ट्रेस। मेरी बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है रीजन वाला, और रीजन वाला बाद में लिखा हो तो रीजन पे स्ट्रेस डालना है तो बिकॉज आएगा। यहाँ बाद में लिखा हुआ है रिजल्ट वाला, तो इसका मतलब रीजन वाले पे स्ट्रेस कम रखना है, इस पे स्ट्रेस ज़्यादा है तो वहाँ पे एज आ गया। एक बार ये बात मैं दोहराता हूँ फिर से। देखो मैंने क्या कहा, ये 4 वर्ड है, 4 है, एज है, बिकॉज है, सिंस है, चारों की हिंदी क्योंकि होती है। 4 इन सबसे कैसे डिफरेंट है? 4 इन सबसे बिल्कुल ही अलग है। कैसे? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बाकी सब सबऑर्डिनेट है। कैसे पता चलेगा ये लगानी है? इस कॉमा से। अगर डैश से पहले कॉमा भी आ जाए तो 4 आएगा, वरना फिर यहाँ पर बिकॉज आ गया क्योंकि बीच में भरनी थी। अब बात आई कि इनमें आपस में कोई ऑप्शन आ जाए तो सर कैसे करना है? ये तीनों भैया पहली बात तो ऑप्शन में कभी आएंगे नहीं, आएगा तो एज और बिकॉज का ज़्यादा आपसे करवा सकता है। उसके लिए आपको मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है बिकॉज में, फिर है सिंस में, और फिर है एज में। अब होता क्या है, जब ये कारण परिणाम वाले जो क्लॉजेज होते हैं ना, कारण परिणाम वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें बाद में जो क्लॉज लिखा होता है उस पर स्ट्रेस होता है। यानी यहाँ बाद में अगर कारण वाला लिखा है तो कारण पे स्ट्रेस है, इस सेंटेंस में परिणाम पे स्ट्रेस है। यानी यहाँ पे आप कहना चाहते हो कि आई डिडेंट कम यस्टरडे, मैं कल आया नहीं था क्योंकि मैं बीमार था ना, इसलिए।
ये कहना चाहते हो। और इसके अंदर क्योंकि बीमार था इसलिए नहीं आया था भाई कल, इसमें स्ट्रेस है इसके ऊपर। डिपेंड करता है पोजीशन से, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन स्ट्रेस का फर्क है। जो बाद में लिखते हो उस पर स्ट्रेस आता है, यहाँ बाद में कारण वाला है तो कारण वाले पे स्ट्रेस आया हुआ, तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस किस में, बिकॉज में, तो बिकॉज लगे। गलत नहीं है, एज गलत नहीं है, हिंदी दोनों क्योंकि है, लेकिन बिकॉज प्रेफर करना अगर बीच में लगाना हो। और अगर बाद में रिजल्ट वाला आया तो इस पर स्ट्रेस कम है तो यहाँ पे एज आ जाएगा। फिर बता दूं, पेपर में अभी तक आया नहीं है और आने की संभावना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अब आ जाइए लास्ट स्लाइड पे अपनी, हिसाब से लास्ट है, इस स्लाइड के ऊपर आ जाइए। इसके साथ फिर अपना कंजंक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक ट्राई करोगे खुद से, 1 मिनट दूं? चलो 1 मिनट तुम लगाओ फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, आ जाइए। रोहन बड़ा हम्बल है, उसका भाई एरोगेंट है। रोहन हम्बल है, उसका भाई एरोगेंट है। रोहन हम्बल है अगर उसका भाई एरोगेंट है। रोहन हम्बल है इसलिए उसका भाई एरोगेंट है। रोहन हम्बल है क्योंकि उसका भाई एरोगेंट है। कोई सेंस है इस बात का? यहाँ पे वाइल का मतलब वो वाला नहीं है कि दो एक्शन साथ में हो रहे हैं। जब मैं पार्क में जा रहा था मैंने उसे देखा, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ शालिनी, ऐसा नहीं। यहाँ वाइल का मतलब जबकि वाला है। वाइल का एक मतलब कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने के लिए भी होता है। वाइल जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने के लिए भी यूज हो सकती है। यहाँ वाइल का मतलब है जबकि वाला, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाना कि राहुल हम्बल है जबकि उसका भाई एरोगेंट है। दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना हो तो उसके लिए यूज हो रहा है। सारी बात समझो। अब यहाँ पे नोटिस करना, कोई रीजन रिजल्ट तो है नहीं, कोई रीजन रिजल्ट तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इसके एरोगेंट होने का कारण हम्बल होना है या इसके हम्बल होने की वजह से ये, ऐसा कोई रीजन रिजल्ट का यहाँ पर फंडा नहीं है। फिर बच्चे पूछेंगे सर ये जो चार्ट गया आपने देखो यहाँ पे वाइल को इनमें लिख रखा है अपोजिट रीजन वालों में, और वहां तो कोई रीजन परिणाम जैसा कुछ था नहीं। तो बच्चे ये जो वर्ड होते हैं ना, ये वर्ड कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने के भी काम आते हैं। और वाइल आपको मैंने यहाँ इसलिए लिख के दिया है, मान लो कभी कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाना हो, एग्जाम्पल से समझना। जैसे अब यही सेंटेंस है ये वाला, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो हमारी मदद नहीं करेगा। यहाँ पे ऑल दो आ रहा है, लेकिन मान लो कि इसके अंदर मैं ऑप्शन ऑल दो आपको दूं ही ना, आपको मैं ऑप्शन दे दूं इफ, आपको मैं ऑप्शन दे दूं सो, आपको मैं ऑप्शन दे दूं बट, और यहां पे मैं एक ऑप्शन लिख दूं वाइल, तो क्या छोड़ के चले आओगे उसको?
जबकि से भी तो सेंटेंस बन रहा है ना ये, जबकि उसके पास बहुत पैसा है वो हमारी मदद नहीं करेगा। तो ध्यान रखना ये जो जबकि वाला मीनिंग है ये हालांकि वालों को भी रिप्लेस कर सकता है, यानी ये जो वाइल है ये रीजन रिजल्ट में भी आ सकता है और बिना रीजन रिजल्ट के भी कॉन्ट्रडिक्शन को जब दिखाना हो तो वहां ये वाइल आ सकता है। ठीक है, वाइल का काम समझ में आया? वाइल का काम समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने क्या कहा कि वाइल जब लगाते हैं तो जरूरी नहीं, अब चार्ट में मैंने इसको अपोजिट रीजन में लिख दिया, तो वाइल जब लगाते हैं तो जरूरी नहीं रीजन रिजल्ट बने, नॉर्मल कॉन्ट्रडिक्शन हो। आई लाइक रेड कार्स वाइल माई वाइफ लाइक्स ब्लैक वंस। मुझे लाल गाड़ियां पसंद है जबकि मेरी घरवाली को काली गाड़ियां पसंद है। नॉर्मल कॉन्ट्रडिक्शन, कोई रीजन रिजल्ट का चक्कर ना हो तो भी आप वाइल का यूज कर सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पे आइए। अब इन दोनों के अंदर जो फंडा यूज हो रहा है वो भी गजब का फंडा है। आपको पढ़ने सुनने में बहुत कुछ सही लग रहा होगा। ये प्रोसेस सस्ती है हालांकि रिस्की है। ये प्रोसेस सस्ती है लेकिन रिस्की है। पढ़ने सुनने में सारे ठीक लग रहे होंगे, है ना? लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये लगा हुआ फुल स्टॉप, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है फुल स्टॉप, है ना? हिंदी देसी भाषा में इसको फुल स्टॉप कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है टर्मिनेटर, कि सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कंजंक्शन है ना, ऑल्दो भी कंजंक्शन है, दो भी कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए आती है, क्या फुल स्टॉप के बाद भी कंजंक्शन आ जाती है? नहीं। और ये कॉमा नजर आ रहा है, इसके जस्ट बाद कॉमा। कुछ याद करो, ऐसी मैंने एक बात बताई थी फॉर्चुनेटली के लिए एडजेक्टिव चैप्टर में, सेंटेंस एडवर्ब, एक ऐसा वर्ड जो पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, सेंटेंस के शुरू में आता है और उसके जस्ट बाद कॉमा आपको नजर आएगा। ऐसे सेंटेंस मतलब ऐसे उसको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। तो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ 2-3 बार आ चुकी पेपर में, ये वाली बात तो 2-3 बार ऑलरेडी पेपर में आ चुकी क्लोज टेस्ट में। क्या करेगा, एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, हालांकि वाला मीनिंग देना है और फुल स्टॉप लगा हुआ है, अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है और ये ऑप्शन में दे देगा। अब यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब, ना कि कोई कंजंक्शन। तो एडवर्ब इनमें से है हावेवर। ऐसा नहीं कि हावेवर कंजंक्शन नहीं होती, हावेवर कंजंक्शन भी होती है, लेकिन उसका मीनिंग फिर बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसका मतलब होता है जैसे तुम्हें ठीक लगे। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन हावेवर यू लाइक, जैसे तुम्हें ठीक लगे। यू कैन यूज दिस बाइक हावेवर यू लाइक। यू कैन यूज दिस हाउस हावेवर यू लाइक। तुम इस घर का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे। तुम इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये वाला मीनिंग देने के काम आता है हावेवर, जब वो कंजंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हावेवर एडवर्ब है, यहाँ पे हावेवर एडवर्ब है। तो सर कंजंक्शन चैप्टर में आप एडवर्ब क्यों पढ़ा रहे हो? आपने इस चार्ट के अंदर भी, ये जो चार्ट था, आपने यहाँ पे तो एडवर्ब लिख दी, जबकि बाकी सारी कंजंक्शन है, तो ये एडवर्ब आपने बीच में क्यों लिखी? मीनिंग की वजह से लिखी भाई, क्योंकि इनका मीनिंग हालांकि वाला है। हालांकि वाला मीनिंग हो और चाहिए एडवर्ब हो तो हावेवर आएगी। फिर भी वाला मीनिंग हो और चाहिए एडवर्ब हो तो नेवरदलेस आएगी। जैसे यहां पे देयर आर लिटल चांसेस ऑफ आवर सक्सेस, ना के बराबर ही चांसेस है हमारी सक्सेस के। देयर आर लिटल चांसेस ऑफ आवर सक्सेस, ना के बराबर ही चांसेस हैं हमारी सक्सेस के। फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए, फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पे इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए, हालांकि हमें ट्राई करना चाहिए, लेकिन हमें ट्राई करना, बट आपको बहुत अच्छा, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए। लेकिन देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म हो गया, अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो अब कंजंक्शन तो लग नहीं सकती, कॉमा भी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एडवर्ब आएगी। एडवर्ब आएगी तो भैया ये आएगा। फिर भी वाला मीनिंग देना हो, फिर भी वाला मीनिंग देना हो और एडवर्ब चाहिए हो, हालांकि वाला मीनिंग देना और एडवर्ब चाहिए हो, ये है इसका कॉन्सेप्ट, कि हालांकि वाला मीनिंग देना है लेकिन आपके सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ऐसी कि एडवर्ब चाहिए। फिर भी वाला मीनिंग देना है लेकिन सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ऐसी कि एडवर्ब चाहिए, तो वहां नेवरदलेस लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये भाई कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट थे। इसमें आपको ये सिखाया कि फिर भी वाला मीनिंग है लेकिन चाहिए एडवर्ब तो नेवरदलेस लगाते हैं। हालांकि वाला मीनिंग हो लेकिन सेंटेंस ऐसा आ गया कि उसमें एडवर्ब चाहिए ना कि कंजंक्शन, तो हावेवर लगाते हैं। वाइल जो है कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने के लिए यूज हो सकता है, चाहे रीजन रिजल्ट ना हो तो भी। यहाँ ये एक्स्ट्रा बात बताई, यहाँ पे आपको ये बिकॉज वगैरह के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया। इसके साथ अपना कंजंक्शन चैप्टर होता है जी खत्म।
जैसा कि आपको मैं पहले भी बता के गया था, ये बात जो करंट में चल रहे हैं बच्चे साथ में उनके लिए है, बाद में रिकॉर्डेड देखोगे उनके लिए बात इररिलेवेंट है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि 20 से 26 तक कोई क्लास नहीं होगी। कल भी कोई क्लास नहीं है आपकी, कल मैं वोकैब की एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल लूँगा। और ये जो पीछे जो चैप्टर हुए, जैसे टेंस की अभी प्रैक्टिस क्लासेस नहीं डली हैं, इसकी प्रैक्टिस क्लास नहीं डली है, ये मैं जाऊँगा वहाँ छुट्टियों में भी लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, वहाँ धीरे धीरे सोल्यूशन टाइप करता रहूँगा, बनाता रहूँगा, धीरे धीरे डलती रहेगी। ठीक है, ट्राई मेरी पूरी है कि वहाँ पे आने से पहले ही मैं वहीं पे टाइम निकाल के अपने जैसे तैसे लैपटॉप पे बना के डाल दूँ। कल एक वोकैब की क्लास जरूर डल जाएगी, कल कोई क्लास नहीं है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपकी 27 को होगी। ठीक है, ये बात जो साथ चल रहे हैं अभी उनके लिए, बाद में जो रिकॉर्डेड देखते हैं आपके लिए ये बात इररिलेवेंट है। सिंपल सा आपका ये चैप्टर खत्म हुआ है, इसकी प्रैक्टिस क्लास पे आप चले जाइएगा और रिकॉर्डेड वाले अपना देख लो। ठीक है, आज के लिए शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ बैच अच्छा लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही होगी। अब ये छुट्टियों का टाइम है भैया, रिवाइज कर लो, पीछे जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया उसको कर लो, अब समय है। ठीक है, 70% से ज़्यादा सिलेबस आपका, बल्कि 75% सिलेबस ख़त्म हो गया है ग्रामर का। अब सिर्फ वो वोकैब और आरसी वारसी वाला पोर्शन ही आपको देखना है। 75% ग्रामर यहाँ ख़त्म हो चुकी है, तो अब रिवीजन का टाइम आ गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे पढ़ते गए और पीछे वाला सब सफ़ा हो गया। अब रिवीजन का समय आ चुका है, अब अपने उस गट्ठे को उठाइए, जैसे तैसे बार बार रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस क्लासेस को लगाइए। आज के लिए गुड नाइट।